नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम अपनी हिंदी उपन्यास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण उपन्यास तमस। तमस केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुई सांप्रदायिकता, हिंसा, भय, विस्थापन और मानवीय पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इस वीडियो में हम जानेंगे तमस का कथानक, प्रमुख पात्र, उपन्यास की पृष्ठभूमि तथा यूजीसी नेट सेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में। कहाँ हुआ है? रावलपिंडी में। ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम बलराम साहनी है जो बहुत से फिल्मों में काम किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके बड़े भाई का नाम याद रखेंगे। बड़े भाई पे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है मेरा बड़े भाई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तमस का प्रकाश 1973 में कहा जाता है कि उन्होंने लिखना शुरू किया 1973 में और ये प्रकाशित हुआ 1974 में और इस पर साहित्य अकादमी मिला इन्हें 1975 में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भीष्म साहनी पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के रहने वाले थे और विभाजन के समय तक उनका घर परिवार वहीं था। विभाजन से पूर्व वहां के राजनीति में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। इसलिए विभाजन उनके लिए कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी बल्कि देखी भोगी त्रासदी थी। जिस रावलपिंडी से उनका और उनके परिवार का कई पीढ़ियों से संबंध था वह हमेशा हमेशा के लिए छूट गया था। तमस का कैनवास काफ़ी बड़ा है। इस आग को फैलाने में सांप्रदायिक संगठनों की भी अहम भूमिका है। तमस में भीष्म साहनी ने हिंदू सांप्रदायिक संगठनों की सोच और कारगुजारी का विस्तार से वर्णन किया है। तमस में सांप्रदायिक हिंसा के कई भयावह दृश्य हैं। तमस सांप्रदायिकता की इस आंधी में इंसानियत और भाईचारे के इस प्रसंगों को भी सामने लाता है जो बताते हैं कि उन्माद के इस दौर में भी कुछ लोग न सिर्फ संयम रख पाते हैं बल्कि साधारण हिंदुओं और मुसलमानों ने खतरा उठाकर भी एक दूसरे की जान बचाने या उनकी मदद करने की कोशिश की है। किस तरह धर्म और धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए किया जाता है, इसको सत्संग के बाद होने वाली गुप्त बैठक और उसमें वानप्रस्थी जी द्वारा हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करना और अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र एकत्र करने के लिए उकसाने की कोशिश देखा जा सकता है और इसके लिए मुसलमानों द्वारा इस तरह की कोशिशों का हवाला दिया जा सकता है। आइए इसके प्रमुख विषय को एक बार देख लेते हैं। इसके प्रमुख विषय है मुराद अली कमेटी का कारिंदा है, समाज विरोधी है, अंग्रेजों का दलाल है। नत्थू सांप्रदायिक दंगों का मोहरा। रिचर्ड अंग्रेजों का प्रतिनिधि और डिप्टी कमिश्नर। जसबीर कौर वीरता का साक्षात प्रतिमा। हरनाम सिंह जिसके पुत्र इकबाल सिंह को जबरन मुसलमान बनाया जाता है। तमस का विषय है अंग्रेज सरकार की नीति, विभाजन के पूर्व की त्रासदी, सांप्रदायिकता के चरम उभार कर सांप्रदायिकता का चरम। इसमें इस उपन्यास में आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात दंगों का वर्णन, कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातानी। ठीक है, तमस के कुछ गौण पात्र हैं जिसमें एहसान अली है जो राजों का सोहर है। ठीक है, राजू दंगे के बाद हिंदुओं के घर रहती है। मीरदाद मुस्लिम लीग का सदस्य है। बख्शी जी कांग्रेस नेता और देश प्रेमी है। सोहन सिंह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। शाहनवाज शहर का रईस व्यक्ति है। वानप्रस्थ जी संस्कृत के ज्ञाता है। तो इन सब बातों को आप तमस उपन्यास में देखेंगे। अब आते हैं तमस उपन्यास पर। तमस सांप्रदायिक उन्माद और उनके पीछे की राजनीति को उजागर करने वाला ऐसा उपन्यास है जिसकी रचना विभाजन के लगभग 2.5 दशक बाद हुई थी, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तमस विभाजन से ठीक पहले पंजाब के उस हिस्से की कहानी कहता है
जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बना और जहां के हिंदुओं और सिखों को अपना घर बार व काम धंधा छोड़कर भागना पड़ा था। विभाजन के समय होने वाले दंगों में हजारों हजार हिंदू, मुसलमान और सिख मारे गए थे। औरतें बेवा हो गई थी, उनकी इज्जत लूटी गई थी, बच्चे अनाथ हो गए, परिवार बिखर गया, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और इस तरह मानव इतिहास में शायद पहली बार लाखों लाख लोगों को उन जगहों से उजड़ जाना पड़ा जहां वे कई कई पीढ़ियों से रहते आए थे। तमस इसी भयावह त्रासदी की कहानी कहता है। उपन्यास की शुरुआत नथु नामक एक दलित द्वारा सुअर के मारे जाने से होती है। एक सरकारी कारिंदा मुराद अली उससे यह काम कराता है और इस काम के लिए उसे 5 रुपये देता है। 5 रुपया उस जमाने में एक दलित के लिए बहुत बड़ी रकम है। उसे नहीं मालूम कि जब मरे हुए सूअर आसानी से मिल सकते हैं तब एक जिंदा सूअर को क्यों मरवाया जा रहा है। लेकिन जब सुबह ही सुबह नथु के द्वारा मारा गया सूअर शहर की मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा मिला तो उसे समझ आ जाता है कि उससे सूअर क्यों मरवाया गया। जाहिर है मस्जिद के बाहर मरा हुआ सूअर का मिलना सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पर्याप्त है। यह सांप्रदायिक आग लगाने के लिए सोच समझकर डाली गई चिंगारी है। सूअर को मरवाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर डालने की साजिश अंग्रेज करते हैं, लेकिन वे कभी सामने नहीं आते। उसे क्रियान्वित करने का काम एक मुसलमान कारिंदा मुराद अली करता है, जो एक दलित की मदद से सूअर मरवाता है और एक ईसाई दलित कालू के हाथों मस्जिद की सीढ़ियों पर डलवाता है। यह पूरा घटनाक्रम उस सत्य को सामने लाता है कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। अपनी सौहार्द बिगाड़ने के लिए सूअर की मौत का बदला गाय मारने से लिया जाता है। अनाज मंडी में आग लगा दी जाती है और शहर में हुआ दंगा धीरे धीरे गांव में फैल जाता है। सांप्रदायिकता का पूरा आधार दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति गहरी नफरत का भाव होता है और इतिहास की गलत समझ। रणवीर नामक युवक को मास्टर जी इतिहास और धर्म की एक मिथ्या चेतना देते हैं और उसी का परिणाम है कि वह अपने ही पड़ोसियों और मित्रों को म्लेच्छ और अपना धर्मशत्रु समझने लगता है। म्लेच्छ यानी मुसलमान, और उनके बारे में मास्टर जी अपने शिष्यों को बताते हैं, म्लेच्छ तो गंदे लोग होते हैं, म्लेच्छ नहाते नहीं हैं, पखाना करके हाथ नहीं धोते, एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, समय पर शौच नहीं जाते। इस तरह की शिक्षा का नतीजा है कि रणवीर को हर मुसलमान ऐसे शत्रु के रूप में दिखाई देता था जिसका वध करना धर्म का कार्य था। इस शिक्षा का ही नतीजा होता है कि ये युवक गली में इत्र बेचने वाले एक बूढ़े मुसलमान को सुनसान सड़क पर घात लगाकर मार डालते हैं। उन्माद में यह भूल जाते हैं कि हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है और उसके शिकार हमेशा कमजोर और लाचार लोग होते हैं। धार्मिक उन्माद के शिकार वे भी हैं जो स्वयं तो दंगों में भाग नहीं लेते, लेकिन जो या तो चुपचाप ऐसा होते हुए देखते रहते हैं या दंगाइयों के लिए नैतिक और भौतिक समर्थन जुटाने में सक्रिय रहते हैं। सांप्रदायिकता का यह जहर मुसलमान समुदाय में भी कम नहीं है। काफिर है और जब तक दीन पर ईमान नहीं लाएगा वह दुश्मन है। काफिर को मारना सबाब है। यही कारण है कि विभाजन के इस भयावह दौर में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां कई निरपराध और निरीह हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की कोशिश हुई। ऐसी ही कोशिश सरदार हरनाम सिंह के बेटे इकबाल सिंह के साथ भी होती है, जिसे जबरन मुसलमान बनाया जाता है। देवदत्त और मिर्दाद जैसे कम्युनिस्ट अपनी ही जमातों में अजनबी बना दिए गए हैं। मिर्दाद जब मुसलमानों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है तो अंग्रेज की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी हालत मजबूत बनी रहती है। इनके विपरीत नत्थु है जो यह जानकर कि उसका मारा सुअर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक कर शहर में सांप्रदायिकता की आग लगाई गई है, ग्लानि और पश्चाताप से भर जाता है। वह सामान्य नहीं रह पाता। उससे हर समय यही लगता है कि इस आग के लिए कहीं ना कहीं वह भी जिम्मेदार है।
उसकी इस बेचैनी को उसकी पत्नी भी महसूस करती है। इस आग को रोकने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों की पहल पर सभी राजनीतिक दलों के लोग डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड के पास पहुंचते हैं तो वह अपने हाथ खड़े कर देता है। प्रतिनिधिमंडल डिप्टी कमिश्नर को सुझाव देता है कि शहर में कर्फ्यू लगा दे या फौज बुला ले, और कुछ नहीं तो एक हवाई जहाज ही शहर के ऊपर से उड़ा दे तो लोगों में दहशत कम होगी और दंगाई डर के शांत हो जाएंगे। लेकिन रिचर्ड उन्हें अमन कमेटी बनाने की सलाह देता है। यह अमन कमेटी तब बनती है जब सांप्रदायिकता की आग से शहर और गांव जल चुके होते हैं, और विडंबना यह है कि इस अमन कमेटी में भी नारे लगाने का काम वही मुराद अली करता है जो सरकार का कारिंदा है और जिसने ही इस आग को फैलाने के लिए चिंगारी का इंतजाम किया था। इस तरह दोनों तरफ अविश्वास और नफरत जो कभी भी हिंसक टकराहटों में बदल सकती है के लिए जमीन तैयार होने लगती है। रिफ्यूजी कैंप खोले गए, हेल्थ ऑफिसर के सहयोग से घायलों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई, भूखों को भोजन दिया गया और मुर्दों को जलवाया गया। अमन कमेटी के सदस्यों ने बीती ताही बिसारी के आगे की सुधी ले वाली कहावत के अनुसार हिंदू मुसलमान में सद्भाव उत्पन्न करने की पुनः चेष्टा की। इस महाविनाश का पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन शासक रिचर्ड पर था, पर अंग्रेज सरकार ने मात्र उसके तबादले से ही वहां के लोगों को खुश कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तमस उपन्यास की कथा वस्तु सुनियोजित, संगठित और श्रृंखलाबद्ध है। वह स्वाभाविक रूप में विकसित होती हुई अंत की ओर अग्रसर होती है। हिंदू मुस्लिम दंगे और भारत पाकिस्तान विभाजन ही मुख्य कथा के अंग हैं। पाठक के मन में अंग्रेज सरकार की अनुत्तरदायित्व एवं उपेक्षापूर्ण भावना तथा मुसलमानों के अनाचार एवं दुराचारों की बड़ी गहन एवं मार्मिक छाप पड़ती है। हम लोग अज्ञानतावश तथा धार्मिक उन्माद के कारण देश व समाज का कितना अहित कर डालते हैं, यही तमस है। और जब तक यह तमस नहीं निकलेगा तब तक देश सही मायने में अभी भी स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप लोग संभव हो तो एक बार इस उपन्यास को पढ़ें। ठीक है, जब आप उपन्यास को पढ़ेंगे तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल अगला क्लास करते हैं।